देखो आज हम बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पहले सबसे पहले आपने बोनस शेयर पढ़ा, ठीक है, राइट शेयर्स पढ़ा था, आपने बेसिक पढ़ा, जो 12th तक का था आपने थोड़ा थोड़ा वो जाना था। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो देखो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर चैप्टर क्लास 12 में पढ़ा था, तो सेम उसी की तरह थोड़ा थोड़ा चैप्टर सिमिलरली रहने वाला है, बट एंट्रीज थोड़ी डिफरेंट होगी और थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग होने वाला है। तो यहाँ पर जो पढ़ना है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो यहाँ पर लिखा है रिडम्पशन की जो बात की जाएगी सेक्शन 55 कंपनी एक्ट 2013। और रिडम्पशन का मतलब ही क्या होता है, रीपेमेंट ऑफ अमाउंट प्रेफरेंस शेयर। आपने जो प्रेफरेंस शेयर से पैसा लिया तो एक टाइम पीरियड के बाद 5 साल 7 साल 10 साल 12 साल के बाद पेमेंट कर दी। एक बात और ध्यान देना, आप प्रेफरेंस शेयर्स 20 साल से ज़्यादा का जो रिन्यूअल होता है उसे आप इशू नहीं कर सकते, तो उसका टाइम पीरियड नॉट मोर देन 20 ईयर्स नहीं होना चाहिए। तो विद इन 20 ईयर्स की बात होती है, 5 साल 7 साल 10 साल 12 साल। तो प्रेफरेंस शेयर जो होने चाहिए उनका रिडीम पीरियड, रिडम्पशन की जो बात, रिडम्पशन पीरियड नॉट मोर देन 20 ईयर्स। तो सेम बस उसी चैप्टर को ध्यान में रखना। डिवेंचर्स, देखो डिवेंचर्स वाले में क्या था, डिवेंचर्स का पैसा आया और एक टाइम के बाद अपने पैसा वापस कर दिया। बस सेम इसी तरह यहाँ पे ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर से अपने पैसा तो लिया, लेकिन अब एक टाइम के बाद उसे पैसा वापस करना है। लेकिन क्या वापस करना इतना ईजी होता है कंपनी के लिए? अगर पैसा लिया वापस कर दिया तो उसमें दिक्कत ही क्या है भाई, हमारा पैसा मैंने लिया, जरूरत पड़ी, आज हमारा पैसा था हमने वापस कर दिया, यही तो होता है। आप किसी उधार लेते हो तो अपना अपना काम चलाया, अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर ली, फिर पैसा आपके पास आ गया, वापस कर देते हो, ये तो होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती है जिन्हें हमें फुलफिल करना पड़ता है। इतना इजी नहीं है किसी भी कंपनी के लिए प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा वापस करने के लिए। तो पहला क्या कहता है कि जो रिडम्पशन ऑफ पीरियड होना चाहिए 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कंडीशंस भी देखो क्या लिखा है यहाँ पर, फुल्ली पेड अप। आप उन्हीं प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करोगे जो फुल्ली पेड अप होने चाहिए। सपोज जैसे कोई भी शेयर प्रेफरेंस शेयर ऐसा है जिसका फुल्ली पेड अप नहीं है, 10 रुपये का प्रेफरेंस शेयर था, वो केवल 8 रुपये दे चुका है, तो पहले आप उससे 2 रुपये लो, फिर 10 रुपये वापस करो। समझ में आया? कहने मतलब क्या है कि भैया पहले अपना फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर करके दिखाओ, पूरा जो बकाया जो 1 रुपये 1.5 रुपये कुछ भी है वो लेके आओ, फिर ले जाओ। समझ में आया? इसी तरीके से सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, रिडीम आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट या आउट ऑफ द प्रोसीड्स फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। देखो ये भी मैं थोड़ा लिख लो, अभी बताता हूँ इसके बारे में होता क्या है। या तो आप जो प्रॉफिट अवेलेबल है डिविजिबल प्रॉफिट, कंपनी के लिए जो प्रॉफिट पड़ा हुआ है, आप उस प्रॉफिट में से रिडीम करेंगे। नहीं, आपके पास प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, कोई कंपनी ऐसे जिसका प्रॉफिट होता है और कईयों के पास प्रॉफिट नहीं है, तो आपके पास एक ऑप्शन और है, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स ही इशू कर सकते हैं। आप नए शेयर्स इशू करें, उनसे पैसा लो, फिर पुराने प्रेफरेंस शेयर्स को दे दो। सही है? तो कौन कौन से ऑप्शन है? 2, प्रॉफिट में से रिडीम करो, चाहे नए शेयर इशू करके रिडीम करो। प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो अगर आप प्रीमियम की रिडक्शन की बात करते हो तो प्रीमियम के रिडक्शन के टाइम पे आप 2 रुपये एक्स्ट्रा देते हो, 1 रुपये एक्स्ट्रा देते हो, उसे क्या बोलेंगे हम? प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर। डिवेंचर में भी डिवेंचर पढ़ा था, यहाँ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ने वाले, फ़र्क कितना। तो यहाँ पर जो 2 रुपये 1 रुपये 1.5 रुपये आधा कुछ भी आप एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, वो भी हम कसम हम वो पैसा हम कहाँ से यूज़ करेंगे? आउट ऑफ SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और आउट ऑफ प्रॉफिट जो भी है, आउट ऑफ प्रॉफिट में से पहले मेन प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में दी जाएगी। उसका पैसा यूज़ करने के बाद अगर लगता है कि हाँ कुछ पैसा कम पड़ रहा है, तो हम कहाँ से ले जाएंगे? वो पैसा प्रॉफिट में से निकाल लेंगे। When the shares are redeemed out of profit, the face value और nominal value, अगर आप पैसा प्रॉफिट में से ले रहे हो तो जितने की भी देखो प्रेफरेंस शेयर आप रिडीम कर रहे हो, उसकी फेस वैल्यू ऑफ शेयर विल बी ट्रांसफर टू CRR। CRR का मतलब अभी लिख लेते हैं, समझते हैं। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये CRR क्यों मेंटेन किया गया, इसका पर्पस क्या था, वो हम सारी बात अभी करने वाले हैं। तो बस अभी थोड़ा होल्ड रखना है इस पॉइंट को। और CRR अमाउंट यूटिलाइज आउट ऑफ बोनस इशू ऑफ बोनस शेयर। अब इस पैसे से हम कुछ भी नहीं कर सकते, केवल और केवल बोनस शेयर इशू कर सकते हैं।
तो ये कुछ कुछ बेसिक कंडीशन थी जो मैंने आपको बताई है, बाकी आपकी बुक पे दे रखी है, हम वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसे नोट करो, फिर आगे समझते हैं ऐसा करते क्यों। देखो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रहे हैं, इसके लिए आपको दो एक्सेप्ट पता होनी चाहिए। एक तो होता है लीगल प्रोविज़न और एक फाइनेंशियल बात करने वाले हैं हम, ठीक है। एक लीगल की बात करेंगे और एक फाइनेंशियल की बात करेंगे। लीगल वाला कहता है कि रिडम्पशंस, जो हम रिडम्पशन कर रहे हैं, पेमेंट करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट, यहाँ तो आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है। आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल की बात करने वाले हैं। अब देखो आउट ऑफ कैपिटल, सपोज मान लेते हैं रिडम्पशन मुझे करना है 10 लाख का, ठीक है। 10 लाख प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशंस करनी है और 10 लाख का प्रेफरेंस शेयर है, इसमें मैं ऐड कर दूं 1 लाख, कितना हो जाए टोटल 11 लाख। ये 1 लाख किस बात के हैं? प्रीमियम। हम जो रिडम्पशन करने वाले हैं वो प्रीमियम पे करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो मुझे कितना पैसा होना चाहिए मेरे हाथ में? 11 लाख। तो भैया 11 लाख हमारे पास होंगे तो कैश लेके वापस कर देंगे, क्या बुराई है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमारा पैसा हमने लिया और हमने वापस कर दिया। लेकिन लीगल प्रोविजन क्या कहता है समझते हैं। आउट ऑफ प्रॉफिट यहाँ बात करना है, आउट ऑफ कैपिटल। ये सिर्फ किसकी बात करेंगे हम? कैपिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ थोड़ा सा इसे स्पेस, आउट ऑफ कैपिटल और प्लस प्रीमियम। और प्रीमियम के लिए भी दो बातें समझते हैं, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीमियम यहाँ पे 10 लाख लिख दूँ, यहाँ पर कितना लिख दिया मैंने? 1 लाख। एग्जाम्पल दिया है मैंने कि भाई 10 लाख की कैपिटल वापस करनी है और 1 लाख प्रीमियम का देना है 10% के हिसाब से, जो भी मैंने लिया है। तो देखो भाई 10 लाख रुपये वापस करने हैं, कहाँ से पेमेंट कर सकता हूँ मैं? 10 लाख रुपये यहाँ से, नहीं ऑप्शन है तो फिर यहाँ से। सपोज मेरे पास पूरे 10 लाख प्रॉफिट में थे, ठीक है, तो मैंने यहाँ से कुछ यूज ही नहीं, फ्रेश शेयर्स इशू करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पूरा 10 लाख से मैंने प्रॉफिट से पैसा वापस कर दिया। आउट ऑफ कैपिटल का मतलब फ्रेश शेयर, आउट ऑफ कैपिटल मतलब होता है यहाँ पर हम नए शेयर्स इशू करेंगे, ठीक है। हाँ, अब मान लेते हैं आपके पास प्रॉफिट में कुछ नहीं है, तो आपको पूरे के पूरे 10 लाख के शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, फ्रेश इशू, फ्रेश शेयर्स। देखो एक बात फील करना, सिर्फ फ्रेश शेयर्स इशू करने हैं यहाँ पर डिवेंचर्स की बात नहीं करनी, सिर्फ शेयर्स होने चाहिए, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो, ठीक है। कोई अब हो सकता है किसी कंपनी के पास ऐसी सिचुएशंस हो, कोई कंपनी के पास ऐसी हालात हो, ठीक है, और हो सकता है किसी कंपनी के पास 6 लाख पैसा पड़ा हो लेकिन 4 लाख की दिक्कत हो, तो वो क्या करेगा? समझ में आया क्यों? क्योंकि वो टोटल 10 लाख कैपिटल दे रही है ना, तो 6 लाख प्रॉफिट पड़ा हुआ था और 4 लाख उसने कैपिटल में से दिया, समझ में। अब ये बात आती है प्रीमियम की बात करेंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट में से है तो 4 लाख क्या करेगा? फ्रेश शेयर इशू कर देगा। ये भी ऑप्शंस अवेलेबल है उनके पास, लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक होता है, क्या स्टोरी है, ऐसा क्यों करते हैं कंपनी, वो समझते हैं। एक मैं आपको यहाँ पर रफली बैलेंस शीट बनाता हूँ। अब देखो बैलेंस शीट भी वर्टिकली बनाएंगे जिस तरह चल रहा है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ असेट्स, नॉन करंट असेट लिख देते हैं, और यहाँ पर कैश, कैश में क्या है? ये करंट असेट्स है। सपोज मान लो 15 लाख के आपके पास नॉन करंट असेट्स है और 5 लाख के कैश है, टोटल कितना हो गया? 20 लाख। इक्विटी शेयर्स 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख और डिवेंचर्स 5 लाख। क्लियर है? एक बात बताओ, जब भी कंपनी खुदा ना खास्ता बंद हो जाती है, कोई बात आ जाए, तो सबसे पहले पैसा किसे वापस किया जाएगा? डिवेंचर्स को, क्योंकि वही लायबिलिटी है, आउटसाइड लायबिलिटी है। इसके बाद किसका नंबर लगाया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर्स का। क्यों? क्योंकि भैया ये कंपनी के केवल प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, इन्हें वोटिंग राइट नहीं है और एक कंपनी में से एक लिमिटेड डिविडेंड पाते हैं। तो पहले कंपनी बंद हुई तो मेन किसको दिया पैसा हमने? डिवेंचर्स। भैया तू अपना पैसा लेके बाहर निकल। फिर प्रेफरेंस का नंबर लगता है और बाद में किसका नंबर लगता है? इक्विटी का नंबर लगता है। ये कंपनी के मालिक होते हैं। एक बात बताओ, डिवेंचर्स कितने हैं यहाँ पर? 5 लाख। और टोटल एसेट्स कितने हमारे पास? 20 लाख। आप क्या बोल रहे हो कि सर 20 लाख के अगर एसेट्स पहले बिकेंगे और सबसे पहले पैसा किसे जाएगा? 5 लाख के डिवेंचर्स को।
तो इनके पास कितना परसेंट है, 4 टाइम्स नहीं है, ये चेक करो इनके पास कितनी सिक्योरिटी है, 4 टाइम्स सिक्योरिटी है। मतलब ये इनको तो बिल्कुल डर है ही नहीं, कंपनी डूब जाए कुछ भी हो जाए तो हमारे साथ पैसा मिलना ही मिलना है 100%, क्योंकि पहले पैसा मिलने का राइट किसे है, डिवेंचर्स वालों को है। ठीक है, अब एक अगर ये कंपनी क्या करे, इसने क्या किया, कैश उठाया वापस कर दिया, कैश लिया वापस कर दिया प्रेफरेंस वालों को, तो अब हमारे पास कितने शेयर रह जाएंगे, एसेट्स रह जाएंगी, नॉन करंट से 15 लाख रह जाएगा, समझ में आया क्यों, और ऊपर से इक्विटी रह जाएगी 10 लाख की, और डिवेंचर्स आ जाएंगे 5 लाख, क्योंकि मैंने प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट कर दी तो 5 लाख यहाँ से माइनस हो गया। पहले ये बताना, आपने कहा डिवेंचर को पहले देंगे। मैंने बेटा क्या बोला, अगर कंपनी बंद होती है तो डिवेंचर्स को पेमेंट पहले होगी, लेकिन अभी कंपनी बंद तो नहीं है, कंपनी केवल क्या कर रही है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पैसा वापस कर रही है। तो पहले प्रेफरेंस को करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ कि अगर प्रेफरेंस का पैसा हमने दे दिया तो 5 लाख यहाँ से मिट जाएंगे, आपने हटा दिया, और 5 लाख मेरे यहाँ से भी तो हट जाएंगे क्योंकि कैश भी चला गया। तो क्या कहोगे कि सब 10 लाख की इक्विटी रह गई, 5 लाख के डिवेंचर्स रह गए, और यहाँ पर नॉन करंट एसेट 15 लाख के। ठीक है, एक बार बताओ इनके ऊपर अब कितने का, 3 टाइम्स हो गया खाली ये तो ये बोलेंगे नहीं डिवेंचर्स वाले कि भैया हमारे पास तो 4 टाइम्स था पहले सिक्योरिटी, आज कितनी सिक्योरिटी रह गई है, 3 टाइम्स रह गई, ये तो दिक्कत वाली बात है। समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर इसलिए कॉन्सेप्ट आया, कंपनी में एक्ट जोड़ा गया कि आप ऐसे डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर सकते हो कि कैश उठाया वापस कर दिया, जितना कैश आप देने वाले हो उसके लिए कम से कम उस हिसाब से उसकी जो फेस वैल्यू है उसके हिसाब से आपको कुछ करना पड़ेगा, कंपनी के अंदर उतना पैसा ला के भी रखना पड़ेगा, समझ है, ताकि हम डिवेंचर्स वालों के लिए जो ऑब्लिगेशंस है, राइट्स है, उनके जो सिक्योरिटी वो बना रहे, मैनेजमेंट बना रहे। ठीक है, अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो आपने खुद फील किया कि डिवेंचर्स के ऊपर पहले सिक्योर कितना था, 4 टाइम्स, अब कितना हो गया, 3 टाइम्स। तो इसमें क्या कहेंगे हम, डिवेंचर्स वाले कहेंगे कि भैया हमें दिक्कत नहीं है, तुम पेमेंट कर रहे हो तो अच्छी बात है, पेमेंट करो, लेकिन पेमेंट तुम इस तरह नहीं करोगे, आपके पास रिजर्व होने चाहिए। क्या होना चाहिए, रिजर्व। 5 लाख के रिजर्व ले आओ तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है, 20 लाख। और यहाँ पे मैं लिख दूँ प्रेफरेंस शेयर्स, यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे मान लो 5 लाख के डिवेंचर रिजर्व भी है तो कैश या न्यू मशीनरी लिख दो। कोई असेट्स है 5 लाख का तो कितना हो गया, ये 20 लाख हो गया। अब आप समझना, अगर अब आप इस 5 लाख रुपए से इसकी पेमेंट कर सकते हैं, आपने क्या किया, रिजर्व लेके आए 5 लाख का, आपका प्रॉफिट है पड़ा हुआ 5 लाख, तो आपके 5 लाख प्रॉफिट आया, 5 लाख के न्यू मशीनरी, आपने इस मशीनरी से बेच कर क्या कर दिया, प्रेफरेंस पेमेंट कर दी। अब आप चेक करो 15 लाख में कितना रह गया था हमारे पास, 15 और 5 10, 5 1 10, 5 15 और 15 20 लाख, तो ये हो गया। और कैश कितना था आपके पास, पहले कैश भी तो पड़ा हुआ था 5 लाख, तो अब देखो 25 लाख, समझ में आया। यहाँ भी कितना हो गया था, पहले 25 था, लेकिन 25 में से 5 चला जाएगा तो कितना रह जाएगा केवल आपके पास, पहले यहाँ लिख लो आप प्रेफरेंस शेयर्स, कितने रुपए, 5 लाख। तो अगर ऐसा चला जाने के बाद आपके पास एक कंडीशन बचेगी, मैं यहाँ लिख दूँ, इक्विटी कितने रह जाएगी, 10 लाख की, रिजर्व कितना रह जाएगा, 5 लाख का, डिवेंचर कितने रह जाएंगे, 5 लाख, 20 लाख हो गया। और नॉन सीए नॉन करंट एसेट कितने रह गए थे, पहले 15 रह गए थे, 15 लाख, और कैश कितना रह गया था, 5 लाख, कितना हो गया ये, 20। अभी भी चेक करो क्या डिवेंचर्स के ऊपर ऑब्लिगेशन पूरा है, 4 टाइम्स, चेक करो ना 4 टाइम्स है कि नहीं, क्योंकि पहले भी 5 और ये असेट्स भी 20 के हैं, 5 और 20, तो क्या डिवेंचर में फ़र्क पड़ा प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट होने से भी नहीं, उसके तो भैया जो ऑब्लिगेशन उसका जो राइट था, सिक्योरिटी तो 4 टाइम्स ही है, अभी भी 4 टाइम्स ही है। बस आपको फील यहाँ करना है कि जितने की आपको प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट करनी है उतने की यहाँ तो रिजर्व होने चाहिए, तब आप पेमेंट कर सकते हैं, या आप नए शेयर्स इशू करें, पैसा लाएं तो आप रिडम्पशन करें। आप रखे हुए पैसे में से यूज़ नहीं कर सकते, अगर रखे हुए पैसे में से यूज़ कर लेंगे तो क्या होगा, डिवेंचर्स के ऊपर जो सिक्योरिटी राइट है वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ऐसा कभी भी डिवेंचर होल्डर नहीं चाहेंगे। तो कोई डाउट यहाँ तक। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि आपके पास 5 लाख के रिजर्व थे, 5 लाख की नई मशीन आई, तो अब आपने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट कर दी, यहाँ से फिर न्यू मशीनरी भी खत्म हो गया,
यहाँ तक समझ आया कि नहीं? इसे कॉपी करो फिर आगे देखते हैं। देखो यहाँ मैंने कुछ आउट ऑफ प्रॉफिट्स के नाम लिखे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, या एनी अदर रिजर्व्स की बात की गई है यहाँ पर। डिविडेंड इक्विलेशन रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड, इंश्योरेंस फंड हो गया, जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सारा का सारा जो फंड है ना वो आपको क्या कहलाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट होता है और एक होता है अनडिविजिबल प्रॉफिट, दोनों में फर्क है, समझना ध्यान से। थोड़ा सा इस बात में क्लेरिफाई हो जाए। डिविजिबल प्रॉफिट भी आर टू टाइप्स, एक डिविजिबल और एक होता है अनडिविजिबल, या नॉन डिविजिबल लिख सकते हैं उसे आप, नॉन डिविजिबल। तो ये पैसा हम डिविडेंड के लिए अवेलेबल होगा। जितने भी मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं ना सारे कैसे हैं? डिविजिबल प्रॉफिट में आएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, जो भी मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब आप कहोगे नॉन डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा? जो प्रॉफिट डिविडेंड बांटने के लिए अवेलेबल नहीं है, लाइक SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, लाइक CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, DRR, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। तो ये 4-5 एग्जांपल्स ऐसे जो नॉन डिविजिबल प्रॉफिट होता है, जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं है। तो अभी भी केवल आपको जो बात करनी है वो किसकी करनी है? डिविजिबल प्रॉफिट की बात करनी है। तो देखो अगर मैंने क्या बोला कि आपने देखा, अगर हम लीगल प्रोविजन क्या कहता है? कैपिटल की जो पेमेंट कर रहे हैं, रिडम्पशन की बात करें आउट ऑफ प्रॉफिट से, तो मुझे इस पैसा कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? CRR, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि आउट ऑफ प्रॉफिट, आप प्रॉफिट में से पैसा वापस कर रहे हैं, रिडम्पशन का पैसा वापस कर रहे हैं, तो आपको ये जो भी आपका रिजर्व है, प्रोविजंस वगैरह में मेंटेन किया है, यहाँ पर प्रॉफिट की बात की जा रही है, वो पैसा को कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब ये जो CRR में अपन ट्रांसफर तो कर दिया, अभी पैसा बिल्कुल बाउंड हो गया है, लॉक हो चुका है, इस पैसे को कहीं यूज़ नहीं कर सकते। पहले किसका पार्ट था? डिविजिबल प्रॉफिट का पार्ट था, बट अब किस में चला गया? वो ये अब नॉन डिविजिबल पार्ट में चला गया, ठीक है, और पैसा लॉक हो चुका है। इस पैसे से केवल क्या कर सकते हो? बोनस शेयर इशू कर सकते हो। तो यहाँ पर कंडीशन समझ में क्या बताया मैंने आपको? अगर आप आउट ऑफ प्रॉफिट की बात करो तो पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा? CRR, और ये पैसा लॉक हो चुका है, और ये किससे यूज़ कहाँ होगा? बोनस शेयर के लिए। लेकिन अगर आप आउट ऑफ कैपिटल की बात करते हो तो यहाँ पर आपको फ्रेश शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, जो हम देखते हैं। तो मैंने देखो एग्जांपल लिया था 10 लाख का, तो मैं काम करता हूँ 6 लाख की बात यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है, और 4 लाख की बात यहाँ करता हूँ कि भाई 4 लाख के शेयर्स मैंने इशू किए। अब देखो प्रीमियम हमने कितना देना पड़ रहा है? 1 लाख। अब 1 लाख प्रीमियम के लिए हो सकता है 50,000 प्रीमियम मेरा एक्स्ट्रा यहाँ आ जाए, या 10% मान लो 40,000, ठीक है। आपने नए शेयर्स इशू किए तो पैसा कितना आया? 4 लाख का कैपिटल आया और 40,000 प्रीमियम का आया 10% के हिसाब से। लेकिन अभी आपको सिर्फ 4 लाख की बात करनी कैपिटल में। 40,000 प्रीमियम कैसे आएगा? आपने बोला कि भाई नए शेयर जब इशू करेंगे, आउट क्या करेंगे? इशू एट अ प्रीमियम। 4 लाख का 10% है। हाँ, 4 लाख का 10%। मैंने जैसे इतना बोल दिया, 40,000 शेयर्स हैं एट द रेट 10 ईच, और 10% प्रीमियम, हिसाब लगा लो। 40,000 गुणा 10, 4 लाख, और 40,000 गुणा 10%, 10 रुपये का 10% 1 रुपये, तो जब प्रीमियम का आ जाएगा। अब देखो 40,000 प्रीमियम का पैसा आ गया, और हो सकता है कुछ प्रीमियम का पैसा पहले भी हो, मान लेते हैं 60,000 रुपये, दोनों को मिला कितना हो गया? 1 लाख हो गया कि नहीं हो गया? अब आप इस 1 लाख रुपये से क्या करोगे? ये जो 1 लाख की पेमेंट कर दी है ना प्रीमियम की, वो कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? तो पहले देखो, ध्यान देना सर, मैं इसे हटा रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो प्रीमियम की बात करने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो SPR, और अगर SPR का पैसा पूरा फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो वो कहाँ जाना पड़ेगा? प्रॉफिट के पास। और प्रॉफिट में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 जो भी मैंने लिखवाए हैं वो सारे ही लिखने हैं। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, आपका डिविडेंड फंड हो गया, इसके अलावा आप रिजर्व फंड हो गया, एटसेट्रा।
तो आपने एक बात नोटिस करी यहाँ पर, तो यहाँ पर ना मुझे केवल हमें क्या लेना है, कैपिटल वैल्यू। 40,000 शेयर्स का 10 रुपये, 4 लाख। 4 लाख मैंने नए शेयर्स इशू किए, 6 लाख मेरे पास रिजर्व प्रॉफिट में से अवेलेबल था, 10 लाख का मैंने क्या कर दिया, कैपिटल की पेमेंट कर दी। और बचा जो 1 लाख मुझे प्रीमियम देना है ना, उसके लिए मैं कहाँ गया, SPR के पास गया। अगर SPR भी कम पड़ जाएगा तो कहाँ जाना पड़ेगा मुझे, प्रॉफिट के पास जाना पड़ेगा। कोई डाउट आता है? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। और अगर मैं प्रॉफिट में से पेमेंट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मेंटेन करना पड़ेगा, CRR, कैपिटल रिडक्शन रिजर्व। और इस पैसे से केवल हम बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, कहीं यूज़ नहीं कर सकते, लॉक हो चुका है, समझना। तो सिर्फ एक नाम में हमने फील किया यहाँ पर कि हमने प्रॉफिट में से, आउट ऑफ प्रॉफिट हम रिडम्पशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पैसा तो हाथ में होना चाहिए ना, कैश तो होना चाहिए। या तो आप मशीनरी बेच के पैसा लाओ, कुछ भी बेच के लाओ। तो जो भी हमारे पास फाइनेंशियल बातें होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। पैसे नोट करो। देखिए फाइनेंशियल में हम बात करेंगे, कैश सपोज मान लेते हैं आपके पास पड़ा है 5 लाख, ठीक है। कैश के बाद कॉल्स मेड, अगर मान लेते हैं कुछ पैसा कॉल्स का नहीं मांगा था तो अब इस टाइम मांगने का टाइम है, आप मांग सकते हैं। तो कुछ पैसा कॉल से भी आ जाएगा आपके पास, और कुछ एरर जो भी कॉल्स इन एरर रहा होगा, कॉल्स इन अरियर ड्यू, उनसे पैसा रिसीव कर सकते हैं। देखो हो सकता है कुछ शेयर होल्डर ऐसे हो जिन्होंने पैसा देने से मना कर दिया हो, तो अब आपके पास टाइम आ चुका है, आप उनसे पैसा ले सकते हैं। तो आपके पास केवल देखो फाइनेंशियल बातें करनी है, आपको फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, क्यों, पेमेंट करने के लिए, समझ में आया। तो जब तक आपको पैसा नहीं होगा तो क्या पेमेंट कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं होगा। तो आपने क्या क्या देखा, कैश कितना है वो चेक किया, कॉल्स मेड की बात करी, कॉल्स अरेडर्स की भी बात करी, फ्रेश इश्यूज़ की बात भी करी, नए शेयर्स इशू कर दिए अपने, पैसा आ जाएगा इससे भी। इसके अलावा डिवेंचर्स भी इशू कर सकते हो आप, ठीक है, समझना। देखो आपको फाइनेंस के लिए डिवेंचर इशू करना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन आपको शौक इसकी, सर आउट ऑफ कैपिटल के लिए मुझे पैसा चाहिए तो मैं डिवेंचर इशू कर दूं, वो पॉसिबल नहीं है। आउट ऑफ कैपिटल मतलब केवल क्या, फ्रेश शेयर्स इशू करने हैं केवल आपको, ठीक है। आपके पास जितनी कमी रह जाएगी रिडम्पशन करने के लिए, उस पैसे की भरपाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नए शेयर्स इशू कर सकते हो, चाहे प्रेफरेंस हो या शेयर्स हो। लेकिन अगर फाइनेंशियल बात करनी है तो आप डिवेंचर इशू कर सकते हो, डिवेंचर्स के पैसे की पूरी भरपाई करने के लिए। 5वां 6th कॉन्सेप्ट जैसे मान लेते हैं डिवेंचर हो गया, सेल ऑफ असेट्स हो सकता है, आपको असेट्स बेच दो पैसा आ जाएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्टमेंट भी बेच सकते हो तो पैसा आ जाएगा। इस तरीके से करके आपने कितने इकट्ठे कर लिए, 2 लाख, 12 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। अब 12 लाख में से कितने माइनस करने केवल आपको, 11 लाख माइनस करने हैं, और 1 लाख आपका पैसा आ जाएगा, बैलेंस बना रहेगा। तो कैसे में 11 लाख बट 10 लाख की कैपिटल और 1 लाख प्रीमियम का। तो आपके पास ये फाइनेंशियल एक्सेप्ट होते हैं, जो फाइनेंशियल पैसा होना चाहिए तब आप पेमेंट कर पाएंगे। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, फाइनेंस ही नहीं, तो कैसे फाइनेंस कर पाएंगे। आप मकान लेने की सोच रहे हो 20 लाख का, जब पैसा ही नहीं तो क्या ले पाओगे, पॉसिबल है। तो उसके लिए पहले क्या करोगे, अरेंजमेंट करोगे, कैसे कैसे अरेंजमेंट करोगे, गाँव की ज़मीन बेच के आओगे, बैंक बैलेंस इकट्ठा करोगे, यहाँ किसी ब्याज से पैसा ले लोगे, कोई छोटी मोटी जो असेट्स हैं उन्हें बेच दोगे, गाड़ी वगैरह पड़े उसे बेच दोगे, गिरवी रख दोगे, कुछ तो करोगे। तो आपके पास फाइनेंस के बिना काम नहीं चल सकता। सेम इसी तरीके से अगर आपको 10 लाख 11 लाख की पेमेंट करनी है तो क्या बिना फाइनेंस करे हम बात कर सकते हैं, पॉसिबल है। तो सबसे पहले आपके पास फाइनेंस भी होना चाहिए, और फाइनेंस के लिए कुछ तरीके थे जो मैंने आपको बताया, यहाँ तक समझ में आया। अब हम एंट्री से बात करेंगे, पहले से नोट करो।